यूइन निलय को किक मारती है लेकिन निलय उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देख यूइन शॉक हो जाती है। ग्यूबी कहता है निलय हवा में गायब हो गया और लुबा तो निलय को देख भी नहीं पा रहा होता है। तभी निलय यूइन के पीछे आ जाता है और जब तक यूइन उसे देख पाती है निलय उसका पैर टाइटली पकड़ लेता है और उसे जोर से नीचे पटक देता है। इससे पूरा फ्लोर नीचे टूट जाता है और निलय उसके अचानक ही पीछे आ जाता है। वो यूइन का हाथ पकड़ के उसे हवा में उड़ा देता है और तेजी से उसके पास डैश करके जाता है। वो यूइन के एकदम नज़दीक आ जाता है। तभी यूइन उसे देख के तेजी से अटैक करने जाती है बट निलय उससे बच जाता है और उस पर एक सुपर स्पीड पंच मारता है जिससे वो तेजी से नीचे गिर जाती है। सभी खड़े वहाँ पे शॉक हो जाते हैं ये देख। उनमें से एक कहता है ये कैसे हो सकता है, यूइन तो निलय से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी ना। ग्यूबी कहता है हाँ निलय पहले उसके मूव मैच नहीं कर पा रहा था लेकिन यूइन के अटैक पावरफुल और फास्ट है लेकिन उन सभी में कमज़ोरियाँ हैं और निलय उन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहा है और जिसकी बदौलत वो उसे ओवर पावर कर पा रहा है। निलय उस पर लगातार हमले किए जा रहा है और वो भी अलग अलग एंगल से और इसी वजह से यूइन को इतनी मुश्किल हो रही है। तभी निलय यूइन का पैर पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए फ्लोर पे पटक देता है। फिर वो यूइन के नज़दीक आने लग जाता है। यूइन गहरी सांस लेती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ये देख सभी वहाँ खड़े शॉक हो जाते हैं। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि यूइन हार गई है। निलय यूइन को कहता है दुनिया बहुत ही बड़ी है जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं तो तुम इतना एरोगेंट कैसे हो सकती हो, और अगर अभी मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया होता तो पक्का कोई और होता जो तुम्हें सबक सिखा लेता। यूइन अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो जाती है और निलय को कहती है रुक जाओ। निलय पीछे मुड़ के देखता है तब यूइन कहती है मैंने तुमसे बेट लगाई थी और मैं हार गई, बताओ क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, चाहे वो कुछ भी हो मैं तुम्हारी हर रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। निलय उसे कहता है बस मेरे से जितना हो सके दूरी बनाए रखना, जितना दूर रहूंगी उतना बढ़िया है, और निलय वहाँ से चला जाता है। यूइन निलय की बात सुन बस उसे देखती ही रह जाती है। वो सोचती है क्यों निलय मुझे देखना भी नहीं चाहता, क्यों निलय की आंखों में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी क्यूबी और लुपा निलय की तारीफ करते हैं। क्यूबी कहता है लेकिन तुमने एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी खो दिया, तुम उससे कुछ भी मांग सकते थे। और वो हंसते हुए बताने लगता है कि वो क्या मांगता। निलय उसे कहता है चलो चलते हैं। फिर हमें ड्रैगन स्टील कोर्टयार्ड दिखाया जाता है जहाँ से यूइन जा रही होती है। उसके दिमाग में निलय की बातें चल रही होती है। वो सोचती है किसी ने आज तक हिम्मत भी नहीं की थी मेरे से ऐसा बात करने की, और मुझे बेइज्जत करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन निलय पहला बंदा था जो मुझे हरा पाया। उसे हेट करने की जगह मैं तो एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि ये बंदा कौन है। मैं स्ट्रांग होना चाहती हूँ, इतनी स्ट्रांग कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूँ, लेकिन उसने मुझे उससे दूर रहने का है। अगर मैं उसे फिर से गुस्सा दिलाऊंगी तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तभी यूइन दरवाज़ा खोल के अंदर आने लगती है। वो सोचती है पता नहीं निलय मुझे इतना हेट क्यों करता है, शायद मुझे उसे लात नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद उसने भी तो मुझे कितना बेइज्जत किया। तभी यूइन देखती है उसके सामने हुयांग होता है, उसका फियांसे। वो यूइन को उदास भरी आंखों से देखता है। यूइन पूछती है हुयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुयांग कहता है मैंने सुना तुमने निलय से फिर से लड़ाई की, क्या तुम्हें चोट आई है? मैं मेरी फैमिली की बेस्ट मेडिसिन लाया हूँ, चलो मैं तुम्हारी इंजरीज को ट्रीट करता हूँ। यूइन कहती है मेरे पास काले ड्रैगन का ब्लड है, मुझे इंजरीज कैसे हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी बात करें तो तुम अगर मेरे कोर्टयार्ड में वापस आए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हुयांग कहता है यूइन ऐसी बातें मत करो, तुम्हें ऐसी हालत में देख मुझे बहुत ही बुरा लगता है, प्लीज़ पहले हमें तुम्हारा इलाज करना चाहिए। निलय को तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं उसे सही सबक सिखाऊंगा। जब वो पहली बार डिवाइन पैराडाइज में आया था मैं तो तभी उसे सबक सिखाने वाला था, लेकिन तभी वो दो एल्डर आ गए, नानमेतियान और हुआंग यू। यूइन ये सुन शॉक हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने? हुआंग कहता है लेकिन तुम चिंता मत करो, अगली बार वो नहीं बचेगा। यूइन गुस्से में कहती है तुम्हें किसने कहा निलय के पीछे जाने के लिए? शायद इसी वजह से वो मेरे से गुस्सा है, उसे लगता है कि मैंने तुम्हें भेजा उसे मारने के लिए। हुआंग कहता है नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं बताया कि तुमने मुझे भेजा है। यूइन कहती है चुप हो जाओ बेवकूफ़, सही में तू सिर्फ अपनी फैमिली की पावर पे ही जी सकता है। निलय और मेरे बीच में एक ऑनेस्ट ड्यूएल हुई थी और उसने मुझे फेयर एंड स्क्वायर हरा दिया था, और मैं लॉन्ग यूइन अपनी हार मानती हूँ। और तुम्हें लगता है तुम अगर इतने ही पावरफुल हो तो तुम निलय को खुद जाके क्यों नहीं चैलेंज करते? अगर तुम उसे बिना हेवनली एनर्जी यूज़ के हरा सकते हो तो मैं सब कुछ वापस लेती हूँ जो भी मैंने तुम्हें कहा, लेकिन मुझे पता है जैसे तुम्हारी हरकत है तुम सिर्फ एक डरपोक हो। यूइन कहती है दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, अगर तुम मुझे वापस दिख गया तो मैं तुझे क्रिपल कर दूंगी। हुआंग उसे कुछ कह नहीं जा रहा होता है, तभी यूइन गुस्से में कहती है
निकल जा। होयांग यूइन को गुस्से में देखता है और कहता है, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती हो क्या? तुम तो सिर्फ एक 7वीं दावेदार हो ड्रैगन सील फैमिली की सीट के लिए, और सिर्फ मेरे से शादी करने के बाद ही तुम पहली हो सकती हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी यूइन हुआंग को पावरफुल किक मारती है और वो हवा में ही गायब हो जाता है। यूइन एक गहरी सांस लेके छोड़ देती है। यूइन सोचती है, मैं फिर से हार गई, वो भी फिजिकल कॉम्बैट में, जिसमें मुझे बहुत ही प्राइड था। सही में ये मेरी हार थी, मैं रिजल्ट को डिस्प्यूट नहीं कर सकती। यूइन खुद से ही कहती है, कहाँ गया हो तुम्हारा प्राइड? तुम अपने क्लास के एक बंदे से कैसे हार सकती हो? मुझे हार नहीं माननी चाहिए। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो सोचती है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। फिर वो अपने आंसू पोंछने लग जाती है। तभी उसके पीछे यूरू आ जाती है। यूइन को एक एक्सट्रीम ऑरा फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखती है। यूइन पूछती है, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? यूरू कहती है, क्यों ना आऊँ मैं यहाँ पे मेरी प्यारी जूनियर। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यूइन यूरू को देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है, विच, तूने मास्टर को मार डाला और फिर भी हिम्मत रखती है यहाँ आने की? मैं सिर्फ मास्टर की आखिरी ख्वाहिश की रिस्पेक्ट करते हुए तुझे हाथ नहीं लगा रही हूँ। यूरू कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बताया कि मेरी वजह से मास्टर नहीं मरे थे, उनका समय आ गया था और उन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया उसके लिए। यूरू आगे बताती है, मास्टर को गाइडेंस मिली थी साइलेंट गॉड सेक्ट के फाउंडर से। हालांकि उनकी कल्टीवेशन सिर्फ हेवनली साइकिल रैंक तक ही पहुंच पाई थी। उन्हें सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मानते थे डिवाइन फेदर सेक्ट में। वो डिवाइन फेथ भी यूज़ करना जानते थे और डिवाइन सेक्ट लीडर को भी इन्फ्लुएंस कर सकते थे। उनकी ये आइडेंटिटी और पोजीशन ही उनकी मौत का कारण बनी। यूइन कहती है, भले ही तुम कैसे भी बातें करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसूंगी। यूरू गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, यूइन, तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी जैसी है, इससे तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही मुसीबत होने वाली है, और जब तक तुम्हें ये बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो गई होगी, और जब समय आएगा तब तुम वो नहीं पा पाओगी जो तुम पाना चाहती हो। यूइन कहती है, यूरू, तुम मुझे कर्ज करना चाहती हो? यूरू कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारी किस्मत बता रही हूँ, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी किस्मत को बदल। तभी यूरू को नीला याद आता है और वो चुप हो जाती है। यूइन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, किस्मत? क्या तुम हेवनली डिवाइनेशन टेक्निक यूज़ कर रही हो? क्या तुम्हें ये टेक्निक मास्टर ने सिखाई? यूइन टेंशन में कहती है, तुम्हें पता है ना इसकी वजह से तुम मारी जाओगी। यूरू कहती है, एक दिन सभी को मरना है, और जब मैं हेवनली डिवाइनेशन टेक्निक सीखी तभी मुझे मास्टर की सोच समझ आई, और सिर्फ तभी मैं समझ पाई साइनलेस गॉड सेक्ट फाउंडर के शब्द। यूरू बताती है, पानी जैसा बनो जो कभी किसी से कम्पीट नहीं करता। जो भी तुम देखते हो ये सब एक इल्यूजन है जिसे बहुत ही एंशिएंट लोगों ने बनाया है। सिर्फ जब तुम इसके पार देख पाओगे तभी तुम रियलिटी को देख पाओगे। यूइन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, तुम क्या कहना चाहती हो? वो सोचती है कि जो भी हेवनली डिवाइनेशन टेक्निक सीख लेता है, क्या वो सब भगवान के शब्द कहना शुरू कर देते हैं? यूरू कहती है, ये तुम्हें कोई मेरे ब्याफ में समझा देगा। यूरू पीछे मुड़ के जाने लगती है और कहती है, जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा मजबूत दिखते हैं वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और वो आगे कहती है, अगर तुम कभी जीत भी गई तो उससे क्या होगा? यूइन सोचती है, यूरू ने सही में हेवनली डिवाइनेशन टेक्निक सीख ली है। अगर मैंने ये बात किसी भी बाहर वाले को बता दी तो यूरू मारी जा सकती है, लेकिन क्योंकि उसने मुझे ये सब बताया, इसका मतलब ये है कि उसे अभी भी मेरे पे भरोसा है। क्या सही में मास्टर की डेथ के पीछे कोई हिडन मिस्ट्री है? ठीक है, इसे अभी के लिए एक सीक्रेट रखते हैं, लेकिन मैं अभी भी यूरू को माफ़ नहीं कर सकती। तभी हमें दिखाते हैं गोल्डन एक बहुत सारे स्पिरिट स्टोन खा रहा होता है। नीला उसे देख कहता है, हमारे पूरे स्पिरिट स्टोन खत्म हो गए हैं। गोल्डन एक नीलाई को प्लीज़ और दोनों वाली आंखों से देखता है। नीलाई कहता है, डिवाइन पैराडाइज रैंकिंग के रिवॉर्ड्स 1 महीने बाद आने वाले हैं, लेकिन मैं भी जल्दी डेस्टिनी रैंक तक पहुंचने वाला हूँ, और गोल्डन एक भी मेरा स्पिरिट बीस्ट बनने ही वाला है। साथ ही में गॉडेस सिस्टर को भी स्पिरिट स्टोन चाहिए होंगे। यहाँ ड्रैकोनिक्स रूइन रेल्म में हमें कल्टीवेट करने के लिए भी स्पिरिट स्टोन लगते हैं। मैं जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा उन्हें पाने का। तभी कोई नीलाई का दरवाज़ा खटखटाता है। नीलाई उसे अंदर आने को कहता है। वो बंदा होता है जाओ यू, जो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए अकेला क्या छोड़ दिया, तुमने तो और मुसीबत मोल ली। हाँ नीलाई। नीलाई कहता है, मैं मुसीबत नहीं ढूंढता, ये मुसीबतें ही मुझे ढूंढ लेती है। यूइन सही में बहुत सरदर्द देने वाली लड़की है। जाओ यू कहता है, तुम्हें नहीं लगता यूइन तुम्हें फैंसी करती है? क्यों वो आके सिर्फ तुम्हें ही परेशान करती है? नीलाई कहता है, हाँ सही बात है, वो लड़की सुप्रीमली एरोगेंट है, वो किसी को भी उससे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। शायद इसी वजह से वो बार बार मेरे पीछे आ जाती है, और इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती।
वरना वो हर जगह जाकर सोचेगी उसे कोई नहीं हरा सकता। जाओ ये थोड़ा सोचता है और कहता है, कुछ भी हो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुम अभी बहुत लोगों की नज़रों में आ गए हो। मैंने सुना है ईस्ट कोस्ट के प्रोडिजीज भी अभी तुम्हें देख रहे हैं। पहले उनकी नज़र सिर्फ यूइन पर थी, लेकिन ड्रैगन सील की पावर की वजह से उन्होंने यूइन पे कुछ नहीं किया, और अभी तुम उनकी नज़र में आ गए हो। तुम्हारा तो कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं है। नीला हाँ करते हुए कहता है, मैं समझ गया। जब तक मेरी जान पे ना आए तब तक मुझे ज़्यादा अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए। हेवन स्पिरिट कोड की मुझे छोटी मोटी फाइट में नहीं पड़ना चाहिए। जाओ ही नीलाई को देखता है और फिर कहता है, ठीक है, तो क्या तुम्हें फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में चलना है? नीलाई कहता है, हाँ ज़रूर। जाओ ये बताता है, जो ट्रेनिंग ग्राउंड पे हम लोग जा रहे हैं उसे फैंथम लैंड कहते हैं। ये डिवाइन फेदर सेक्ट के एक फाउंडर ने बनाया था। ये ट्रेनिंग ग्राउंड डेमन सोल्स से भरा हुआ है। अगर तुम उन्हें हंट करोगे तो तुम्हें सोल स्केल मिलेंगे, और उन सोल स्केल से तुम हर तरह के ट्रेजर ले सकते हो। लेकिन हर एक स्टूडेंट सिर्फ 2 ही दिन रह सकता है फैंथम लैंड में, हर महीने। अगर हम सोल स्केल की बात करें तो तुम उन्हें रिंग के अंदर नहीं रख सकते, और तुम उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर भी लेके नहीं जा सकते। नीला पूछता है, तो हमें उन्हें ऑन स्पॉट एक्सचेंज करना होगा? जाओ ये बताता है, हाँ, और तुम्हें उन्हें सिर्फ बैग में ही कैरी कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाए तुम्हें सारे सोल स्केल एक्सचेंज करने होंगे। तुम्हें 1000 सोल स्केल के बदले 30 स्पिरिट कॉइन मिलेंगे। हाँ, वैसे तुम इन्हें और दूसरी चीज़ों के लिए भी खरीद सकते हो, जैसे कि डेमन स्पिरिट, डेमन स्टोन और बाकी। चलो तो। और वो सभी फैंथम लैंड के लीडर बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। जाओ यूँ बताता है, जैसे फैंथम लैंड में रैंकिंग थी वैसे यहाँ पे भी है। लुबाओ देखता है और कहता है, यूइन 10वें रैंक पे है यहाँ पे। वो शौक हो जाता है और नीलाई को कहता है, यूइन ने 30,000 डेमन स्केल जमा किए हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन में। लेकिन वो तुम्हें फाइट में नहीं हरा भाई। इसका मतलब ये है कि तुम तो इससे ज़्यादा ही जमा कर सकते हो। अगर 1000 सोल स्केल से 30 कॉइन मिलेंगे तो 10,000 से 300, और 30,000 से तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। जाओ यू नीलाई को वार्न करता है कि फैंथम लैंड पैराडाइज से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें सिर्फ डेमन सोल से ही नहीं बाकी लोगों से भी संभल के रहना होगा, क्योंकि वो सब भी तुम पे हमला कर सकते हैं। और हाँ, हम सभी लोग अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट होंगे ट्रेनिंग ग्राउंड पे, तो हम एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम ध्यान रखना। नीलाई कहता है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। जाओ ये कहता है, हाँ, ये वर्लपूल वहाँ जाने का गेट है। लुबा और नीलाई अपने कपड़े खोलने लगते हैं। तभी जाओ ये कहता है, कपड़े खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं खड़े कुछ लोग कहते हैं, लगता है ये नए लोग हैं। दूसरा कहता है, आशा करते हैं कि वो ज़िंदा लौटेंगे। और वो तीनों वर्लपूल में चले जाते हैं। हियोंग वहीं बाहर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता है। वो कहता है, तुमने उनके चेहरे अच्छे से देख लिए ना? एक बंदा कहता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसका चेहरा जल भी जाए फिर भी हम उसे अच्छे से पहचान लेंगे। हम सभी लोग डेस्टिनी रैंक तक पहुंच गए हैं, उन्हें हराना तो हमारे लिए बच्चों का खेल होगा। हियोंग कहता है, ठीक है, तो सभी लोग जा सकते हैं। और सभी लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वहीं हियोंग को देख एक बंदा हंस रहा होता है। वो कहता है, जाओ की पहली खुद की बहुत मुसीबतें हैं, और उसके अंडर जो लोग हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा एनिमीज़ बना के रखे हैं। अच्छा है, मेरी मेहनत कम हो जाएगी। वॉलिंग वहीं खड़ा कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग भी अंदर जाओ और एक अच्छा मौका ढूंढो। सभी लोग हाँ करते हुए जाने लग जाते हैं। एल्डर नामेन ये सब देख कहते हैं एल्डर हुआंग को, वो तीनों सही में बहुत मुसीबत मोल लेते हैं। और तभी इतने लोग उन्हें फैंथम लैंड में भी फॉलो कर रहे हैं। एल्डर हुआंग कहते हैं, क्या मैं वहाँ जाके उनकी मदद करनी चाहिए? नामेन कहते हैं, नहीं, हम लोग देखते हैं क्या वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। जब तक सिचुएशन बहुत बुरी ना हो जाए तब तक हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उन्हें हर जगह बचाने लग गए तो हमारे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होगा। फिर हमें फैंथम लैंड दिखाते हैं, जहाँ पे एक ब्लू रे आसमान से गिरने लगती है। वो तेज़ी से नीचे गिर जाती है और उसमें से नीला इमर्ज हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है और पूरे फैंथम लैंड को अच्छे से देखने लग जाता है। वो कहता है, यहाँ का ऑरा डिवाइन पैराडाइज से बहुत ही कम है। तभी नीलाई की नज़र जाती है ब्लू स्पिरिट्स पे जो हवा में उड़ रही होती है। नीलाई उन्हें देख के कहता है, शायद यही डेमन सोल्स है। उनमें से एक नीलाई को देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, और सभी डेमन सोल्स फिर नीलाई पे हमला करने आ जाते हैं। नीलाई उन्हें देख लेता है और फैंग पांडा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी डेमन सोल्स नीलाई की तरफ तेज़ी से आने लगती है। तभी नीलाई ज़ोर से डार्क लाइट एनर्जी ब्लास्ट रेडी करता है और सभी पे शूट कर देता है। जो भी डेमन सोल उसके रेंज में आते हैं वो सभी चिल्लाते हुए गायब हो जाते हैं, और फिर धुएं में से उड़ते हुए एक ब्लू स्टोन ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। उसके बाद वैसी चीज़ों की हवा से बारिश होना शुरू हो जाती है, और नीलाई तेज़ी से वो सोल स्केल को कलेक्ट करने के लिए भागता है। नीलाई उड़ते हुए सोल स्केल्स को पकड़ के बैग में रख देता है और ज़मीन पे आ जाता है। वो कहता है, ये सोल्स को हराना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, फिर पता नहीं क्यों लोग की रैंकिंग इतनी कम है।
नीला बैग में हाथ डाल के एक सोल स्केल को निकालता है। वो उसे देख के कहता है, ये सोल स्केल शायद डायमंड सोल को कंडेंस करके बनाई गई है। मतलब मेरी डार्क लाइट एनर्जी ब्लास्ट अभी भी उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती। मैं कैसे तो ऐसे 10,000 कैरी कर पाऊंगा। वो सोचता है, क्या मैं इन्हें सही में अपनी रिंग में डाल सकता हूँ? और जैसे ही एक को डालने जाता है, लेकिन वो स्केल अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। फिर नीला एक बड़ा सा बैग प्रिपेयर कर लेता है। वो सोचता है, ये डायमंड सोल्स तो इतने खतरनाक नहीं है, लुपा और जायू इन्हें अच्छे से संभाल लेंगे। फिर नीला और सोल स्केल कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है और डायमंड सोल्स पे हमला करना शुरू कर देता है। और फिर आसमान में हमें बहुत सारे धमाके होते हुए दिखते हैं और तकरीबन 10 घंटे बाद ढेरों सोल स्केल जमा हो जाते हैं और सभी एक बड़ा सा सोल स्केल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नीला कहता है, अच्छा अगर हम 1000 सोल स्केल को एक साथ रखें तो ये सब फ्यूज होकर एक बड़ा सा सोल स्केल बन जाते हैं। नीला कहता है, मैंने आधे दिन में 20 लार्ज सोल स्केल कलेक्ट कर लिए हैं। बहुत बुरा हुआ कि मैं इन्हें यहाँ से बाहर लेके नहीं जा सकता, वरना मैं एक बहुत ही अच्छा सा सोल वॉरियर बना सकता था। लेकिन एक लार्ज सोल स्केल से मुझे 30 स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं और स्पिरिट स्टोन्स की मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो भागते हुए एक दूसरे एरिया में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक भी डायमंड सोल नहीं दिखता। तभी उसके कुछ सेंस होता है और वो रुक जाता है। उसके पीछे हमें कोई बंदा हवा में उड़ता हुआ दिखाते हैं। ये बंदा होता है मुरोंग, पिछले साल की बैच में सबसे स्ट्रांग बंदा। नीला सोचता है, ये बंदा एटलीस्ट डेस्टिनी रैंक ऑर्डर 5 तक का होगा। इसका ऑरा पूरी जगह पे फैला हुआ है। क्या चाहता है ये बंदा मेरे से? नीला और मुरोंग दोनों ही अपनी सोल फोर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। वहीं दूर कुछ मुरोंग को देख के शॉक हो जाते हैं, इतना पावरफुल बंदा यहाँ क्या कर रहा है? वो सोचते हैं। उनमें से ही कहता है, देखो वहाँ पे एक पांडा भी है जो उसे घूर रहा है। कौन है ये बंदा? पहला बंदा बताता है, ये नीला ही है, इस ईयर का सबसे स्ट्रांग बंदा। मुझे मास्टर हुआलिंग ने इस पे नज़र रखने भेजा है। उसके बाजू वाला कहता है, कौन है ये मास्टर हुआलिंग? तो बंदा उसे चुप होने कहता है। फिर वो बंदा आगे कहता है, लगता है मुरोंग को डर लगने लग गया नीला की ग्रोथ देख के। तभी मुरोंग कहता है, क्या तुम ही नीला ही हो? नीला हाँ करता है और पूछता है, तुम कौन हो? मुरोंग बड़े कॉन्फिडेंस से बताता है कि मेरा नाम मुरोंग है। नीला को याद आता है कि ये नाम वो रैंकिंग बोर्ड पे फर्स्ट पे था और वो मुरोंग से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी कुछ लोगों की आवाज़ आती है जो सीनियर मुरोंग चिल्ला रहे होते हैं। तभी मुरोंग की नज़रें उन पे जाती है तो उनमें से एक बंदा कहता है, सीनियर मुरोंग, हम आपसे कब से मिलना चाहते थे, हमें सही में आप बहुत अच्छे लगते हो। नीला उन्हें कन्फ्यूज हो जाता है और सोचता है, ये सब क्या चल रहा है। वो बंदा आगे कहता है कि लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नीला ही ने कहा था कि आप किसी काम के नहीं, सिर्फ एक कचरे हो। और उसने ये भी कहा कि वो आपको जल्दी अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। और हम लोग ये बात सुन के सह नहीं पाए थे और हम नीलाई से लड़ने लग गए, लेकिन हम नीलाई के बराबर भी नहीं थे। मुरोंग कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और वो नीलाई को घूरने लग जाता है। सिर्फ उसके घूरने से ही नीलाई पीछे होने लग जाता है। वो सोचता है, ऐसा लग रहा है कि उसके ऑरे से ही मेरी बॉडी पूरी टूट जाएगी। देख के ही लग रहा है कि बंदे लोग एक्टिंग कर रहे हैं और बस मुझे कोई भी फालतू रीज़न निकाल के मरवाना चाहते हैं। नीलाई कहता है, मुरोंग तुम तो एक स्मार्ट बंदे लगते हो, क्या तुम सही में कुछ लोगों की झूठी बातों में आ जाओगे? मुरोंग कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो ये दोनों लोग तुम्हें फंसाना चाह रहे हैं और मुझे झूठ बोलेंगे? तभी मुरोंग अपनी पावर रिलीज करता है गुस्से में नीलाई के ऊपर। नीलाई के नीचे की ज़मीन पूरी ऊपर आ गई होती है। नीलाई सोचता है, मुझे लगता नहीं है कि यह बात से मानने वाला है। नीलाई गुस्से में आ जाता है और सोचता है, लगता है इसे डर लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में चैलेंज करना मुश्किल होगा, इसलिए ये मुझे अभी ख़त्म करना चाहता है जब मैं डेस्टिनी रैंक तक भी नहीं पहुंचा हूँ। कितने बेशर्म लोग हैं ये। मुरोंग कहता है, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम सच में नहीं मानना चाहते ये बात। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जब तुम हेवन स्पिरिट कोड में हो तो तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो नीलाई पे हमला करता है। नीलाई देख के शॉक हो जाता है कि उस पर बहुत सारे सोल ब्लेड्स आ रहे होते हैं। नीलाई रेडी हो जाता है और अपनी डार्क लाइट एनर्जी ब्लास्ट शूट करता है। दोनों मूव एक दूसरे से कोलाइड होने वाले होते हैं। तभी मुरोंग सोचता है, यही मूव था जिसने ये इतने सारे सोल डेमंस को मार पाया। फिर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। मुरोंग सोचता है, इसका एरिया ऑफ इफेक्ट सही में बहुत बड़ा है, इसी वजह से वो इतना जल्दी इतने सारे सोल्स को मार पाया। ऐसी चीज़ मैं होने नहीं दे सकता। लेकिन धुआं हटने के बाद एक सोल ब्लेड बच जाती है। नीला उसे देख के टेंशन में आ जाता है और वो ब्लेड जाके सीधा नीलाई को लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं खड़ा एक बंदा सोचता है, क्या नीलाई मर तो नहीं जाएगा इससे? मास्टर ने उसे मारने को तो नहीं बोला था वैसे। फिर वो दोनों धुएं की तरफ देखने लगते हैं। नीलाई जैसे तैसे बच के निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके कंधे को चीरते हुए एक ब्लेड निकल जाती है। नीलाई अपने कंधे पे हाथ रखता है और मुरोंग को गुस्से में देखने लगता है।
मुरांग अपना हाथ आगे करता है। नीलाई का बैग हवा में उड़ते हुए मुरांग के पास आ जाता है। वो कहता है, लगता है तुम्हारी ताकत बस इतनी ही थी। तुम तो डेस्टिनी रैंक तक भी नहीं पहुंचे हो और तुम चीटिंग करके इतने सारे सोल स्केल जमा कर रहे हो। नीलाई उसे गुस्से में कहता है, चीटिंग? मुरांग कहता है, ये सोल स्केल तुम्हारे नहीं है, इसकी वजह से मैं इसे कॉन्फिस्केट कर रहा हूँ। नीलाई गुस्से में मुरांग को देखता है, अपना ग्रिप टाइट कर लेता है। मुरांग कहता है, जूनियर, तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम सेटिस्फाइड हो ये बात से, लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हें आपसे सीखना होगा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना। मैंने जो तुम्हें सबक सिखाया है इसे भूलना मत। फिर वो नीलाई पे एक और मूव यूज़ करता है। नीलाई देखता है कि एक बहुत बड़ा सा सोल पाम फॉर्म हो जाता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर हमें एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन दिखाते हैं जहाँ नीलाई खड़ा होता है। मुरांग अपनी सोल फोर्स डीएक्टिवेट कर लेता है और देखता है कि जहाँ नीलाई खड़ा था वहाँ अभी सिर्फ एक बहुत बड़ा सा पाम का निशान होता है। वो कहता है, मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा अटैक नीलाई को लगा है। ऐसा लगता है उसने अपना अपीयरेंस फिर से बदल दिया। वो सोचता है, क्या उसने अपनी डेमन स्पिरिट चेंज कर ली? लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? एक इंसान के पास दो डेमन स्पिरिट नहीं हो सकती। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने पक्का कोई ना कोई ट्रिक आजमाई है, लेकिन तुम मेरे से छुप नहीं सकते हो। और मुरांग उसे ढूंढने लग जाता है। तभी हमें खाली जगह से आवाज़ आने लगती है। मुझे 100 साल लग गए थे मेरी पिछली लाइफ में डेस्टिनी रैंक तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये लाइफ में मैं सिर्फ 2 साल में उसके इतने नज़दीक पहुंचने वाला हूँ। लेकिन फिर भी ये बहुत नहीं है। मैं अभी भी अपनी किस्मत नहीं कंट्रोल कर सकता हेवन स्पिरिट कोर्ट में। अगर मुझे ड्रैकोनिक रूइंस रेल्म में अपनी पावर बढ़ानी है तो मुझे उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे। यहाँ पे ताकत और समझदारी किसी काम की नहीं है स्पिरिट स्टोन के सामने। इसी वजह से मेरे एनिमीज पूरी कोशिश करेंगे मुझे रिसोर्सेज नहीं लेने देने की, और बिना पावर के तो मैं मेरा प्राइड भी नहीं बचा सकता उनसे। तभी मुरांग रुक जाता है और कहता है, वो यहाँ से गायब हो गया, क्या उसने कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ की है? वहीं एक बंदा मुरांग को कहता है, नीलाई लगता है भाग गया, लेकिन वो बहुत दूर नहीं गया होगा, हम उसे अभी भी पकड़ सकते हैं सीनियर मुरांग। मुरांग उसकी बात सुनता है और नीचे आ जाता है। मुरांग उसके पास आने लगता है और उसे तेज़ी से पंच मारता है। वो बंदे की हालत सिर्फ एक पंच से ही बहुत ख़राब हो जाती है और वो दर्द में नीचे गिर जाता है। मुरांग कहता है, वैसे मुझे वो बच्चा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई मुझे टूल की तरह इस्तेमाल करे वो मुझे और भी अच्छा नहीं लगता है। वो बंदा मुरांग को गुस्से से देखने लगता है। मुरांग उसे देख के कहता है, तू मुझे घूर रहा है, और वो उसे ज़ोर से किक मारता है। वो बंदा हवा में उड़ के नीचे गिर जाता है। मुरांग उसके मुंह पे पैर रख के कहता है, जो तुमसे स्ट्रांग हो उसकी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, आई एम सॉरी सीनियर मुरांग। मुरांग ये सुन खुश हो जाता है। मुरांग वो बंदे का बैग उठाता है और उसे कहता है, बस इतना ही हंट कर पाए तुम? हाँ कचरे। वो बंदा कहता है, सॉरी सीनियर मुरांग, मैं सिर्फ इतना ही जमा कर पाया, लेकिन आप चाहे तो ये सब रख सकते हैं। मुरांग हंसते हुए कहता है, समझदार है तू। मुरांग उसे कहता है, चल अब 3 बार भौंक तू तो मैं तुझे जाने दूंगा। ये सुन वो बंदा मुरांग को गुस्से से देखने लगता है। मुरांग उसे देख लेता है और उसे ज़ोर से दबाने लगता है, और फिर वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए 3 बार भौंकता है। मुरांग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। वही हमें आवाज़ आती है, अगर मैंने श्राउड बैटल आर्ट यूज़ नहीं की होती तो मेरा हाल तो वो बंदे से भी ज़्यादा बुरा होता, लेकिन ये मुझे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। ये मुझे बहुत ही स्लो कर रहा है और मुझे लगता है यहाँ से अभी तेज़ी से भागना ही होगा। फिर नीलाई हेस्ट बैटल आर्ट यूज़ करता है और तेज़ी से भागना शुरू करता है। उसकी स्पीड लाइट जितनी तेज़ होती है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। मुरांग उसे देख लेता है और कहता है, हाँ तेरी स्पीड तेज़ ज़रूर है, लेकिन तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुरांग तेज़ी से नीलाई का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन तभी वो थोड़ी देर में ही रुक जाता है। वो सोचता है कि मैं इसका पीछा क्यों ही कर रहा हूँ, वैसे भी वो यहाँ पे डेमन सोल का हंट करने आया है तो मुझे उसे हंट करने देना चाहिए, और जैसे ही वो सोल स्केल कलेक्ट कर लेगा और मैं फिर बाद में जाके उससे सब छीन लूँगा। फिर हमें बहुत सारे डेमन सोल्स हवा में उड़ते हुए दिखाते हैं और नीलाई तेज़ी से भाग रहा होता है। नीलाई सोचता है कि उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे पकड़ने में, लगता है वो मेरे से फिर से सोल स्केल छीनना चाहता है, इतना आसानी से मेरा फ़ायदा उठा लेगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वैसे मुरांग के अलावा भी यहाँ पे बहुत लोग की नज़रें मेरे पे है, मैं तो अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। अगर मैं यहाँ से बहुत सारे सोल स्किल जमा भी कर लूँ, कोई ना कोई तो मेरे से पक्का ये छीन ही लेगा। एल्डर्स लोग भी मेरी मदद करने नहीं आए, इसका मतलब ये है कि वो लोग भी ये सबको अलाउ करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। मैं सोच रहा हूँ लुपा और ज़ाओ यू क्या कर रहे होंगे। ये फैंटम लैम्प तो बहुत बड़ा है, उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। उनको यहाँ पे भले ही कितनी भी मुसीबत आए, उनकी जान को तो खतरा नहीं होगा, और मुझे भी मेरा टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर नीलाई फैंटम लैंड से जाने लगता है
और वो वर्लपूल से बाहर आ जाता है। एक बंदा उसे देख कहता है, ये तो नीला ही है ना, वो एक ही दिन में वापस आ गया, लेकिन मैंने तो इसका नाम रैंकिंग बोर्ड पे नहीं देखा। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, मैंने सुना कि उसने बुरांग से बहुत ही ज़्यादा मार खाई है फैंटम लैंड में, और मुरांग ने उसके सारे सोल स्केल भी ले लिए। शायद उसे समझ आ गया है कि जब तक वो डेस्टिनी रैंक तक ना पहुंच जाए उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दूसरा कहता है, ऐसा ही होगा अगर तुम हर जगह दुश्मन बनाते फिरोगे तो। मुरांग रैंक 1 पे था पिछले साल से, फिर भी नीलाई ने उसे गुस्सा दिलाया। दूसरा कहता है, नीलाई को उससे मिलना ही था आज नहीं तो कल, क्योंकि मुरांग ने भी तो उससे अपने पिछले वाले रैंक 1 को हराया था। कुछ भी कहो, नीलाई की जो टैलेंट है उसे उसके बहुत सारे राइवल्स होने ही थे, और सभी लोग उसे स्पिरिट स्टोन लेने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। भले ही उसे कोई हरा नहीं सकता डिवाइन पैराडाइज रैंकिंग में, लेकिन यहाँ फैंटम लैंड और डार्क फायर वाटर लैंड में उसे कुछ भी मिलना बहुत ही मुश्किल है। नीला सोचता है, यहाँ लगता है मेरा लक बिल्कुल नहीं चलेगा, मुझे लगा नहीं था यहाँ का कंपटीशन इतना टॉक्सिक होगा, लेकिन मैं बिना स्पिरिट स्टोन के कल्टीवेट नहीं कर सकता, मुझे कुछ तो तरीका निकालना ही होगा। अगर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं जा सकता तो मुझे बाहर की दुनिया में जाना चाहिए क्या? नहीं, वहाँ गया तो मैं आसानी से मारा जाऊँगा जब तक मैं डेस्टिनी रैंक तक नहीं पहुँचा तो। वैसे मैं लोगों को ट्रीट कर सकता हूँ स्पिरिट कॉइन्स के लिए ना, वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग काम है। यहाँ पे एक तरफ तो मेरे बुरे स्कूलमेट्स हैं और वहीं दूसरी तरफ वो डेमन लॉर्ड बहुत तेज़ी से अपनी पावर बढ़ा रहा है, और वो होली एम्परर भी मुझे कभी भी ढूंढ सकता है। मुझे जल्दी पावरफुल होना होगा, सिर्फ तभी मैं मेरा प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर फेस कर पाऊँगा। अगर मैं स्पिरिट स्टोन से पावरफुल नहीं हो सकता तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। भी वैसे और कोई चारा तो नहीं है, लेकिन जब तक हो मुझे नाइटमेयर डेमन पॉट यूज़ नहीं करना है। लगता है अब सिर्फ ग्यूवी मेरी मदद कर सकता है। फिर हमें गू फैमिली का कोर्टयार्ड दिखाते हैं जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। वहीं पे गूलैन कल्टीवेट कर रही होती है। वो आंखें खुलती है, तभी उसके सामने उसे नीलाई खड़ा दिखता है। गूलैन कहती है, सर क्या आपको बहुत देर से इंतज़ार करना पड़ा? नीलाई कहता है, नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, लेकिन ये जगह मुझे इतनी सेफ नहीं लगती, मैं तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आ गया। और नीलाई माफ़ी मांगता है ऐसे अचानक अंदर आ जाने के लिए। गूलैन हंसते हुए बताती है कि बहुत टाइम पहले ही मेरी कीमत इन लोगों के लिए ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर मैं मर गई तो भी इन्हें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं ऐसी जगह पे हूँ। वैसे यहाँ पे नॉर्मल लोग तो आने से बहुत डरते हैं। नीला कहता है, अच्छा, और पूछता है, अभी आपकी कंडीशन कैसी है? गुलाम अपनी सोल एनर्जी रिलीज़ करती है और कहती है, तुम्हारी कंसर्न्स के लिए शुक्रिया, मैं पहले से बहुत ही अच्छा फील करने लगी हूँ, तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन सही में बहुत अच्छी थी। नीला वो सुन के खुश हो जाता है, लेकिन फिर कुछ ही देर में वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। नीला सोचता है, ये ग्यूबी कहाँ रह गया? तभी अचानक ग्यूबी उसके पीछे आ जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीला उसे पूछता है, तुम कब आए?